हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ये लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए उनका लेवल इतना अच्छा यहाँ पर रहने वाला है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्यों रहने वाली है ये तो आपको क्लास देखने के बाद ही यहाँ पर पता लगने वाला है। तो क्लास को आप अंत तक देखते चलिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़े और अपना आंसर देते चलिए। जेईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, कार्बोज। ये भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कार्बोज है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोज से ही मिलती है। उच्च आर्थिक वर्ग के लोग अपनी आवश्यक ऊर्जा का 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न आय वर्गीय, जिनका मुख्य काम कठिन शारीरिक श्रम, मेहनत व मजदूरी करना है, अपनी आवश्यक ऊर्जा 85 से 90% कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं और जो एग्जाम में भी यहाँ से पूछे गए हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या होगा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सुक्रोज। ये घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत आती है। सुक्रोज जल में घुलनशील है। यह रवे के रूप में मिलता है। इसे औद्योगिक विधि के वृहद स्तर पर बनाया जाता है। पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। सुक्रोज को गन्ने की शक्कर अथवा चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सुक्रोज इसका नाम वैज्ञानिक क्या है, यहाँ पर सुक्रोज घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है। ये तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये जल में घुलनशील है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये यहाँ पर पाचन क्रिया के उपरांत सुक्रोज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुक्रोज को किसकी शक्कर कहा जाता है, गन्ने और चुकंदर की शक्कर कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो इन्हें आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। पीएचडी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जो चावल, गेहूं, बाजरा तथा मीठे फलों आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति को बनाए रखता है एवं गर्मी प्रदान करता है। जब हम भोजन करते हैं तो उससे उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशियों एवं जिगर में एकत्रित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर शरीर उसका इस्तेमाल करता है। यदि शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो कमजोरी, आलस्य, जबकि अधिकता में अधिक वसा एकत्रित होने से मोटापा आ जाता है। ध्यातव्य है कि प्रोटीन व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत करता है तथा वसा अंशतः ऊर्जा का स्रोत होती है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वसा ऊर्जा का स्रोत है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रोटीन व्यक्ति के शारीरिक विकास एवं कोशिकाओं की टूट फूट में मरम्मत करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो कमजोरी, आलस्य, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी अधिकता से यहाँ पर मोटापा हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर मांसपेशियों तथा जिगर में एकत्रित हो जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ग्रुप बी विटामिन और कसेलापन, ग्रुप बी विटामिन और प्रोटीन, कसेलापन और खनिज। टीजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन पहला ही हमारे यहाँ पर से, ब्रान एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रान की, तो ब्रान क्या होता है। ब्रान सामान्यतः गेहूं और उस गेहूं के छिलके तथा कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे मक्का, ज्वार, इनके छिलके को कहा जाता है। तो ब्रान गेहूं के छिलके, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें गेहूं के छिलके,
गेहूं के छिलके तथा अन्य खाद्य पदार्थों के छिलके को कहा जाता है। ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%, 17%, 15% या 14%। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 16% होता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटीओस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रथम स्थान पाने वाला तत्व। 1838 में वर्जीलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइड जटिल संरचना कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 16% है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसमें लगभग कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, ये तो क्वेश्चन मैं आपको करा ही रही हूँ। ये अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और ये 1838 में वर्जीलियस द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये किस भाषा से लिया गया है, प्रोटियोस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई सारे पूछे जा चुके हैं, जिन्हें आपको नोट करते चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़े और अपना आंसर दीजिए। जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से संयुक्त प्रकार का प्रोटीन है। संयुक्त प्रकार जिसमें यहाँ पर ग्लोबिन और लौह नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ से बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, खाली स्थान प्राकृतिक बहुलक है, वसा, विटामिन, खनिज या प्रोटीन। टीजी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राकृतिक बहुलक है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देते चलना है। और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते चलेगा, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपीटीजी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। 1 ग्राम वसा के दहन से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। तो किन तत्वों की जरूरत होती है आपको बताना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2006, आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए जो भोजन में तत्वों की जरूरत होती है वह है वसा। यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। विटामिन ए का एस्टर का साबुनीकरण एवं पैनक्रियाटिक लाइपेज में होता है तथा इसका इमल्सिफिकेशन छोटी आंत के पक्वासे तथा जेजुनम भाग में होता है। बीटा कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है। इसका संग्रहण यकृत में होता है, परंतु बीटा कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तित होना, पित्तरस का क्रियाशील होना और वसा की उपस्थिति आदि, ये सभी क्या है आवश्यक है। तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इस व्याख्या को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर लगाते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। विटामिन डी, कैल्शियम एवं विटामिन डी हार्मोन। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि रिकेट किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो। कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि यहाँ पर समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतनी मेहनत से यहाँ पर क्लास लेकर आते हैं, बस आपको क्लास को अंत तक देखते चलना है।
आप यहाँ पर हमें अपना कीमती समय दीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम आपको ऐसे प्रोवाइड कराते रहेंगे और काफ़ी फ़ायदा आपके एग्ज़ाम में हमारी क्लासेस से होने वाला है अगर आप लगातार हमारी क्लासेस को देखते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बाई डॉट सपोर्ट यहाँ पर निम्न का लक्षण है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बाई डॉट सपोर्ट ये VAD का लक्षण है, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बाई डॉट सपोर्ट का यानी कि बिटोट का धब्बा विटामिन ए की कमी से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विटामिन ए की कमी से प्रभाव, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, गुर्दे में पथरी, फ्राइनोडर्मा, प्रजनन शक्ति क्षीण होना, श्लेष्मिक झिल्ली का निष्क्रिय होना, रतौंधी, जेरप्थेलमिया, बिटोट का धब्बा, चिरोसिस कंजक्टावा, यहाँ पर जिरोसिस कॉर्निया, केरोटोमलेशिया आदि ये इसकी कमी के कारण रोग होते हैं। बिटोट का धब्बा विटामिन ए के अभाव के कारण आँख के भीतरी भाग की झिल्ली के श्लेष्मिक परत पर सफ़ेद भूरे रंग के त्रिकोणाकार धब्बे यानी कि पड़ जाते हैं तथा कॉर्निया पर छोटे छोटे दाने जैसी रचना दिखाई देने लगती है, जिसे यहाँ पर बाइटोट सपोर्ट कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इससे होने वाले रोग तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। जीरोप्थेलिया भी कई बार पूछा गया है, केरोटोमलेशिया भी यहाँ पर पूछा गया है और बिटाट का धब्बा भी पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। रतौंधी तो कितनी बार यहाँ से पूछा जा चुका है। तो इन सभी क्वेश्चनों का आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑस्टोमलेशिया कमी से होता है लौह तत्व की, प्रोटीन की, कैल्शियम की या विटामिन ए की। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऑस्टोमलेशिया कमी से होता है, तो किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑस्टोमलेशिया कैल्शियम की कमी व विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यहाँ पर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और ये ऑस्टोमलेशिया किन में होता है ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वयस्कों में होता है। आपके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस किन में होता है और किसकी कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन BC, विटामिन AE, विटामिन BK या विटामिन D। यहाँ पर CD। PGT 2009 और TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो कौन सा विटामिन है ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो विटामिन यहाँ पर वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील होते हैं। अगर हम BC की बात करें तो ये वसा में यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। तो BC किस में घुलनशील है, यहाँ पर B और C यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी B आ गया, यहाँ भी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर विटामिन A और E। ये क्या है, हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से तरल का अवधारण होता है। ये भी यहाँ पर सही होगा। रक्तचाप बढ़ता है, ये भी होगा। बढ़ता हुआ रक्त का आयतन, ये भी होगा। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, सिरके में होता है। आपको बताना है कौन सा अम्ल यहाँ पर सिरके में होता है। ऑप्शन को पहले आप ध्यान से पढ़े और अपना आंसर देते चलिए। TGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। लाइसिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन या ल्यूसिन। आपको यहाँ पर बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मिथियोनिन। ये इसमें अम्ल नहीं होता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो खाली स्थान से ग्रसित है। तो आपको बताना है कि किससे ग्रसित व्यक्तियों को कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है
जो पीलिया से ग्रसित है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो पीलिया से ग्रसित होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता रोग की तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि रोगी बेहोशी की हालत में है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं दी जाती। यदि रोगी बेहोश नहीं है परंतु रोग की तीव्रता की स्थिति में है, जिससे रक्त सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg प्रति 160 ml है, तो यहाँ पर 40 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। इससे अधिक प्रोटीन देने पर रोगी पुनः बेहोशी की हालत में चला जाएगा। तो कितनी मात्रा इसकी देनी होती है ये भी यहाँ से पूछा गया है। इन पॉइंटों को भी आप नोट करते चलेगा। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ये है पीलिया, ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं थर्मामीटर, मीटर, लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं। जेईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने पर फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है। स्टीमिंग, ब्लीचिंग, स्कोल्डिंग या पाश्चराइजेशन। टीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर पाश्चराइजेशन, ये निश्चित अवधि के लिए भोजन से यानी कि भोजन को गर्म करने और फिर उसे ठंडा करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, पकाने से नष्ट हो जाता है। आपको बताने की कौन सा विटामिन पकाने से नष्ट हो जाता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विटामिन बी, ये पकाने से नष्ट हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा खालिस्तान होता है। तो वह रेशा कौन सा होता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। तो वह रेशा कौन सा होता है ये आपको बताना है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह वस्त्र होता है सूती। तो ये वह रेशा कौन सा होता है, सूती रेशा होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कपास यानी कि सूती वस्त्र, कपास का रेशा अपरिपक्व अवस्था में तथा परिपक्व अवस्था में भिन्न दिखाई देता है। अपरिपक्व अवस्था में यहाँ पर दो अवस्थाएं दी गई, अपरिपक्व और परिपक्व। अपरिपक्व अवस्था में यह गोलाकार नली की तरह दिखता है जिसमें एक सूक्ष्म नलिका होती है, इसमें तरल से भरा रहता है। वहीं परिपक्व अवस्था में यहाँ पर चपटा, खुरदरा और रिबन की भांति दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऐंठन परिबलन के कारण होता है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। यहाँ पर आपको दोनों अवस्थाएं दी गई है, सूती वस्त्र की अपरिपक्व और यहाँ पर परिपक्व, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए खालिस्तान से क्रिया कराई जाती है। तो किससे क्रिया कराई जाती है ये आपको बताते चलना है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए क्रिया कराई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सल्फ्यूरिक एसिड एक अत्यंत सक्रिय अकार्बनिक अम्ल है जिसका प्रयोग प्राय सभी आधुनिक उद्योगों में किया जाता है। शुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, तेल जैसा भारी तरल पदार्थ है जो जल के हर परमाणु में विलय है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों से संश्लेषण, सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा बनाने वाले एजेंट के रूप में तथा प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, ऊन के धागों के मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊन के धागों की मोटाई और बारीकी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, इसे काउंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है? प्राणिज तंतु, खनिज तंतु, वनस्पति तंतु या पादप तंतु। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर प्राकृतिक तंतु का प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो खनिज तंतु, ये प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तंतुओं को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु में ऐसे तंतु जो पादप या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं, तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। संश्लेषित तंतु रासायनिक पदार्थों एवं खनिजों से प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और आदि संश्लेषित तंतु या रेशे या तंतु है। तो यहाँ से तंतुओं को दो भागों में बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे ये भी आपको यहाँ पर नोट करते चलना है, और संश्लेषित में कौन कौन से तंतु आएंगे ये भी आपको नोट करते चलना है। तो खनिज यहाँ पर हमारा संश्लेषित तंतु है, ये प्राकृतिक तंतु नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 गुना 60 है तो कहलाएगी? खराब संतुलन, अच्छा संतुलन, कमजोर संतुलन या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागे की संख्या यदि 64 गुना 60 है तो वह कहलाएगा अच्छा संतुलन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, कपड़ों में ट्विल बुनाई से खाली स्थान का प्रभाव देता है? बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा, आड़ी तिरछी रेखा। टीजी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ट्विल बुनाई से जो प्रभाव देता है वह देता है तिरछी रेखा का, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा टिकाऊ होते हैं। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर यहाँ पर देख सकते हैं तिरछी धारियाँ दिखाई देती हैं। ट्विल बुनाई एक प्रकार का डायमंड, लहरदार, नुकीला ट्विल, गुर्थी ट्विल आदि है। तो यहाँ पर ये भी इसके प्रकार भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखते चलिए। ट्विल बुनाई के प्रकार डायमंड, लहरदार, नुकीला ट्विल और गुर्थी ट्विल, ये भी आप नोट करते चलिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि ग्रेनाइट बुनाई किसे कहा जाता है। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रेनाइट बुनाई कहा जाता है, क्रेप बुनाई को ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रेनाइट बुनाई क्रेप बुनाई को कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार की बुनाई के लिए ताने के एक धागे तथा बाने के दो धागों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक बाना रोएदार होता है। पहले एक ताने और एक बाने से सादी बुनाई का कपड़ा तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरे रोएदार बाने को एक ताने के नीचे तथा 4 ताने के ऊपर से गुजारा जाता है। बुनाई पूरी हो जाने पर रोएदार बाने के धागे को काट दिया जाता है, जिससे कपड़े की सतह पर उभार दिखाई देता है। तो ये भी व्याख्या आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको जरा भी हमारी क्लास से फ़ायदा हो रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों तक जो होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से फ़ायदा हो सके। और भी बच्चों को इसमें जोड़िए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आप हमें कमेंट बॉक्स में 1-2 बच्चा ही जवाब देता है और बाकी बच्चे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आप हमारी क्लासेस, हमारी ये सीरीज़ ध्यान से देखते हो, आपको एक भी क्वेश्चन इस सीरीज़ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं क्वेश्चनों को उठाते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जैकॉर्ड की बुनाई है। आपको यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। टीजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जैकॉर्ड की बुनाई में, ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही, यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। जैकॉर्ड बुनाई में कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक डाई जिसमें घुलनशील होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताना है कि बेसिक डाई किसमें घुलनशील होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जल में घुलनशील होते हैं। बेसिक डाई जल में घुलनशील होते हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कलमकारी खालिस्तान प्रकार की छपाई है। निवारण, फिल्म, रासायनिक या उन्मुक्त। आपको यहाँ पर बताना है कि कलमकारी किस प्रकार की छपाई है। DSSB पीएचडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कलमकारी उन्मुक्त प्रकार की छपाई है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कलमकारी उन्मुक्त प्रकार की छपाई है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह वस्त्र बाटिक छपाई का ही पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्रों पर कलम से तथा ब्रश से नमूने से के उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है जिन्हें रंग से बचाना होता था। इस तरह यह कला आज भी बाटिक कला से मिलती जुलती है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन जाते हैं, इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, आपको यहाँ पर बताना है कि अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अवरोधक छपाई के लिए मोम का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, अधिकांश लोग कपड़े के इस गुण को देखते हैं। तो अधिकांश लोग कपड़े के किस गुण को देखते हैं ये आपको बताना है। ये भी टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अधिकांश लोग कपड़े में आरामदायक गुण देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, दीर्घावधिक लक्ष्य संभवतः खालिस्तान समझे जाते हैं। लचीला, स्थायी या अस्थायी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दीर्घावधि लक्ष्य क्या होते हैं, संभवतः क्या होते हैं, स्थायी समझे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो किस प्रकार के लक्ष्य होते हैं, ये स्थायी होते हैं, स्थायी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, वानस्पतिक पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चिन्ह होता है FPO, ISI, रेड डॉट, ग्रीन डॉट। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। GIC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि वानस्पतिक पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर कौन सा चिन्ह होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, ग्रीन डॉट होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वानस्पतिक पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पर ग्रीन डॉट का चिन्ह होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसकी शुरुआत ISI सर्टिफिकेशन मार्क एक्ट 1952 के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद सन 1961 में इसमें कई आवश्यक सुधार किए गए। इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों को चिन्हित किया जाता है जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी होती है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसकी शुरुआत कब की गई और यहाँ पर बाद में 1961 में इसमें कई सुधार किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, पेंसिल तकनीक एक तकनीक है जिसमें किया जाता है। आपको बताना है कि किस प्रकार की तकनीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें किया जाता है कार्य सरलीकरण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पेंसिल तकनीक वह तकनीक है जिसमें कार्य सरलीकरण किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य को सरल तरीके से करना है। कार्य सरलीकरण की तकनीक है यानी कि औपचारिक तकनीक और पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीक में आपका माइक्रो मोशन, फिल्म विश्लेषण और स्याही ग्राफ। वही पेन और पेंसिल तकनीक में प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट। पाथवे चार्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, प्रोसेस चार्ट भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, कार्य अध्ययन किया जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कार्य अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। संक्रिया चार्ट द्वारा, प्रक्रिया चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य अध्ययन किया जाता है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये संक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, प्रक्रिया चार्ट द्वारा भी किया जाता है, सूक्ष्म गति अध्ययन भी किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा आंसर होगा चौथा। इस स्थान पर
प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, दृश्य। दृश्य प्रयास वह है जिसमें हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ किसके साथ में रखी जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते हुए चलिए। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक स्ट्रेट लाइन किचन की, तो इसमें यहाँ पर सभी उपकरण और अलमारियाँ किसके साथ रखी जाती है, तो एक दीवार के साथ रखी जाती है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियाँ एक दीवार में रखी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्थान के अभाव पर एक दीवार के रसोई घर बनाए जाते हैं। इसमें एक दीवार में सभी कार्य केंद्र होते हैं। भोजन बनाने से संबंधित सभी कार्य एक ही दीवार में संपन्न किए जाते हैं। इस रसोई घर में तैयारी केंद्र, पकाने का केंद्र, बर्तन धोने की व्यवस्था एक ही पंक्ति या सीध में होती है और रसोई घर की अन्य दीवारें खाली रहती हैं। इसमें सामान रखने, खाने की व्यवस्था, अलमारी या फ्रिज रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके सिंक केंद्र, तैयारी केंद्र और पकाने के केंद्र के बीच में होने चाहिए। इन तीनों दीवारों में से किसी दीवार पर वस्तुओं को रखने के लिए अलमारियां भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक दीवार वाली रसोई। तो यहाँ पर ये पहले यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे और आप इसके बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए, ताकि एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे अपना आंसर आप आसानी से दे सको। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या करता है यहाँ पर, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करता है ये आपको बताना है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, एलपीजी का उपयोग करता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, कटलरी के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कटलरी के अंतर्गत आपको बताना है। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, चाकू, कांटे और चम्मच, ये कटलरी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार के। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 2 प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका ठोस और द्रव ईंधन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, वैक्यूम क्लीनर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। संघनन, चूषण, संवहन या वाष्पन। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया है। आपको बताना है कि चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लय उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। चढ़ाव अथवा उतार के एक विशिष्ट पैटर्न को लय कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लय के लिए अंग्रेजी शब्द है रिदम। शब्द प्रयुक्त होता है जिसकी उत्पत्ति रिन से हुई है, जिसका अर्थ है प्रवाह। अतः लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। जहाँ गति, प्रवाह और यति विराम का पारंपरिक संघात अथवा मेल होता है, वही लय की अनुभूति होती है। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे। इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ये भी आप नोट करते चलेगा। इसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। टी क्रेग का, रट का, स्टेला सुंदरराज का या विल्सर का। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है स्टेला सुंदरराज के द्वारा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है संतुलन, आकार, रंग या रेखा। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है तो क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही वह है संतुलन, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को खाली स्थान कहते हैं। आपको बताने की गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहा जाता है। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसे अपहोल्स्ट्री कहा जाता है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को अपहोल्स्ट्री कहते हैं। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर की जिंदगी बढ़ जाती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता भी अतिशय वृद्धि हो जाती है, यानी कि कक्ष की सुंदरता भी इससे बढ़ जाती है। इस प्रकार अपहोल्स्ट्री का प्रयोग मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला, फर्नीचर की जिंदगी में बढ़ोतरी करना, अर्थात फर्नीचर को मजबूत और टिकाऊ बनाना। दूसरा यहाँ पर दिया गया फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ाना और तीसरा है कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। तो इसकी महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषताएं भी दी गई है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पर, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47। प्रसार शिक्षा है एक विज्ञान, एक कला, प्रशासन, कला एवं विज्ञान दोनों। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी पूछ रखे हैं प्रसार शिक्षा से, तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट करते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, प्रसार शिक्षा है कला एवं विज्ञान दोनों, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48। प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है कि प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपको बताना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जेपी लिगन्स के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और नवजात शिशु का रोना सहायक है बोलने में, श्वसन क्रिया में, क्रोध दिखाने में, संवेगों के प्रदर्शन में। आपको यहाँ पर बताने की नवजात शिशु का रोना किसमें सहायक है। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, नवजात शिशु का रोना सहायक है श्वसन क्रिया में, तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नवजात शिशु का रोना श्वसन क्रिया में सहायक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जन्म के समय प्रारंभ में श्वसन गति 40 से 45 प्रति मिनट होती है। एक सप्ताह के अंत तक गति कम होकर 35 मिनट यहाँ पर रह जाती है। वयस्कों की श्वसन गति 18 प्रति मिनट रहती है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो एक मिनट में कितनी बार होता है, ये 18 मिनट, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर 40 से 45 प्रति मिनट आपकी यहाँ पर बताई गई है, ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 50 और हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। आपको ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर डीपीटी का टीका लगाया जाता है कुकुर खांसी से बचने के लिए। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कुकुर खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। काली खांसी बारटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, इसे भी आप नोट करते चलेगा। कुकुर खांसी से ग्रसित रोगी जब खांसता या छींकता है तो छोटे छोटे कीटाणु से भरी बूंदें हवा में फैल जाती है और दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमित कर देती है। इससे बचाव के लिए डीपीटी का इंजेक्शन लगवाया जाता है, तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो काली खांसी किस नामक बैक्टीरिया से होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इसे भी आप नोट करते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।